वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी सोनी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, देखा जाता है कि कई बार बहुत सारे लोग एक दूसरे से लेन देन करते हैं। कई बार कैश में करते हैं, कई बार चेक से करते हैं, कई बार बैंक अकाउंट से करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से चेक के द्वारा लेन देन किया है और उनका चेक जो है बाउंस हो गया है। चेक बाउंस होने के वैसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार बैलेंस इनसफिशिएंट होता है, यानी कि जो चेक होल्डर है उनके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो इस वजह से आपका चेक जो है बाउंस हो गया। या फिर ये रीज़न कह सकते हैं कि सिग्नेचर जो है मिसमैच है, यानी कि जो चेक होल्डर है उनके जो है सिग्नेचर मैच नहीं हुई। या फिर ये कह सकते हैं कि स्टॉप पेमेंट, यानी कि जो चेक होल्डर है उन्होंने बैंक में एप्लीकेशन अप्लाई की है कि उनके जो चेक का जो भुगतान नहीं किया जाए, तो वहाँ स्टॉप पेमेंट वाला मेथड हो जाता है। अगर 4 पॉइंट की बात करें हम, तो उसमें है अकाउंट क्लोज, यानी चेक तो पार्टी ने दे दिया और चेक देने के बाद में उन्होंने जो अपना अकाउंट है वो क्लोज करा दिया। तो फ्रेंड्स, इन सब रीजंस की वजह से क्या है, हमारे चेक बाउंस हो जाते हैं। और बाउंस होने के बाद में अब इशू आता है कि हम अपना पैसा रिफ़ंड कैसे करवाएं उनसे, नहीं जो हमारा पैसा हमने दिया है तो वो वापस कैसे मिलेगा। अब उसी चीज़ के लिए आज मैं आपके साथ में एक वीडियो के साथ में आई हूँ, जो कि चेक बाउंस होने पर आपका जो पेमेंट है वो आप किस तरीके से वापस ले सकते हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ चेक बाउंस का जो मेथड होता है तो वो है नेगोशिएबल एक्ट की सेक्शन 138 के अंतर्गत। इसमें आप अगर चेक बाउंस आपका होता है तो उसमें आप क्या लीगल प्रोसीडिंग करेंगे, फर्स्ट अपन वो जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या वो लीगल प्रोसीडिंग है, जो हमें कौन से स्टेप्स हमें अप्लाई करने चाहिए जिसके द्वारा हम अपनी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वो पैसा प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट ये है कि चेक बाउंस होने के बाद में, यानी चेक बाउंस आपका हुआ और उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको एक लीगल नोटिस निकालना होता है। चाहे इसके 2 तरीके कह सकते हैं हम, चाहे तो आप स्वयं यानी खुद निकाल सकते हैं वो लीगल नोटिस, या फिर किसी एडवोकेट के द्वारा आप वो जो लीगल नोटिस है वो निकलवा सकते हैं। अब आप स्वयं निकालते हैं तो उससे क्या है, थोड़ा सा व्यक्ति के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। वो सोचता है कि हाँ ऐसे है, क्योंकि उसने आपको अगर आपके पैसे देने होते तो वो आपके साथ चीटिंग करता ही नहीं और आपका चेक बाउंस होता ही नहीं। लेकिन अगर वो सही व्यक्ति होगा तो हो सकता है यहीं आपके पेमेंट दे दे। जैसे कि आप लीगल नोटिस बाई एडवोकेट आप भिजवाएंगे तो वहाँ से हो सकता है कि आपका पेमेंट रिकवर हो जाए। लेकिन इस स्थिति में ये बात होती है कि अगर आप बाई एडवोकेट कोई एडवोकेट हायर करके अगर आप लीगल नोटिस निकलवाते हैं तो उससे थोड़ा सा उस व्यक्ति पर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने से हो सकता है वो आपका पेमेंट दे। अगर हम यहाँ वकील की बात करें तो उनकी फ़ीस की बात आ जाती है थोड़ी सी। व्यक्ति सोचता है अरे पैसे जाएंगे, ये है वो है। तो इस स्थिति में ये है कि थोड़ा सा कंजूसी ना करें, आप एक लीगल व्यक्ति के द्वारा ही लीगल जो नोटिस है वो निकलवाएं। वकील की फ़ीस कोई फिक्स नहीं होती है। हो सकता है कोई वकील आपका नोटिस 1000 रुपये में निकाल दे, और हो सकता है कोई वही नोटिस कोई वकील 50,000 में निकाले। तो इसीलिए वकीलों की फ़ीस का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, सेकंड थिंग है इसमें यहाँ पर, जैसे आपका चेक बाउंस हुआ है और चेक बाउंस होने के यानी 1 मंथ के अंदर ही आपको जो है लीगल नोटिस निकालना होता है। तो हो सकता है कि इस स्थिति में व्यक्ति अगर आपको पैसे देने वाला होगा तो आपका पेमेंट यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा ढीठ प्रवृत्ति का है, आपके पैसे देने की स्थिति में नहीं है वो आपको, तो फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप है कि आपने लीगल नोटिस निकाल दिया, उसके बाद में फिर भी वो नहीं आया, आपका पेमेंट नहीं दिया, उसके बाद में आपका मैटर कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने पर जो ड्राफ्टिंग, यानी कि जो आपके एडवोकेट ने ड्राफ्टिंग आपके लीगल नोटिस में की, उसी बिहाफ पर आपका जो है केस रेडी होता है यहाँ पर, यानी मुकदमा दर्ज होता है कोर्ट में। कोर्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद सोचेंगे कि वो व्यक्ति जब मुझे पैसे लीगल नोटिस के बाद में भी आपको पैसे देने के लिए नहीं आया, तो क्या वो वापस कोर्ट में आएगा? तो बिल्कुल आएगा। ऐसी स्थिति में जब आप मुकदमा दर्ज कराते हैं तो उसमें यानी कि जो मुकदमा दर्ज करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, उसके और जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है उसके दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है। उस परिस्थिति में कोर्ट से उनको एक मैसेज पहुंचता है जैसे ही आपका मुकदमा दर्ज होता है कि आपके खिलाफ इस मुकदमे में इस तरीके का मुकदमा दर्ज किया गया है और आपकी नेक्स्ट जो डेट है कोर्ट में वो इस डेट की है। तो वहाँ से उनको इत्तला किया जाता है। फिर भी अगर वो वहाँ नहीं आए
उसके बाद में आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आप जैसे कोर्ट से नोटिस निकाले, फिर आपका वहाँ पर काम कम होता है, कोर्ट वहाँ से एक नोटिस जारी करती है, लीगल नोटिस जिसे हम कहते हैं, और हिंदी में हम उसको समन भी कह सकते हैं। तो कोर्ट जब समन जारी करती है वहाँ से उनको, वो 2 तरीके से व्यक्ति के पास पहुँचता है। आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ऐसा भी हो सकता है कि जज उनको, आप थोड़ा सा जैसे उनसे रिक्वेस्ट करें तो जज के द्वारा उनके जो कोर्ट से व्यक्ति जाता है, बाई हैंड भी जा सकता है और बाई पोस्ट भी जा सकता है। अगर बाई पोस्ट जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति लेने से भी मना करता है, तो उसे इनकारी भी कहते हैं। उसमें ये है कि पोस्ट वाली सिचुएशन में कई बार नहीं ले रहे या है नहीं है, इस तरीके से गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। लेकिन बाई हैंड जो व्यक्ति लेकर के जाता है तो वो येस और नो 2 ही रिपोर्ट लेकर के लाता है। यदि आप मिल जाते हैं तो वो आपको दे करके ही आएगा, अगर आप नहीं मिलते हैं तो वो ये लिख करके लाए, आप लेने से अगर इनकार करते हैं तो उसमें स्पष्ट लिख करके लाता है कि लेने से मना किया, तो उसमें वहाँ भी आपकी जो है इत्तला हो जाती है। यहाँ भी आपके ना पैसे मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि अगर कोर्ट कचहरी के झंझट में नहीं पड़े या उनको अगर पैसे देने की नीयत होती है तो वो वहीं सोचते हैं कि चलो सेटलमेंट कर लेते हैं, और जो आपका पेमेंट होता है वहाँ भी रिकवर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई ज़्यादा ही ढीठ है तो उसके लिए फिर ये है, कोर्ट से अवेलेबल वारंट निकलते हैं और उसमें उनको आना ही पड़ता है। और अगर फिर भी वो नहीं आते हैं, अवेलेबल वारंट के बाद में भी नहीं आते, तो फिर कोर्ट से दोबारा से एक वारंट जारी होता है जो नॉन अवेलेबल होता है। इस स्थिति में तो आपको आना ही पड़ता है, और जब व्यक्ति आता है ना उस स्थिति में, तो सबसे पहले तो उसको कोर्ट से अपनी ज़मानत करानी पड़ती है। वो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी फ़र्स्ट में ज़मानत एक्सेप्ट करे या फिर वो आपको ऑफ़र करते हैं कि आपको जो पार्टी है उसका पेमेंट करें। लेकिन अगर वहाँ पर पेमेंट वाली स्थिति नहीं होती है तो फर्स्ट में आपको ज़मानत जो है अपनी करानी पड़ती है, बेल करानी पड़ती है आपको। उसके बाद में ही आपकी सुनने की स्थिति जो है वहाँ पर उत्पन्न होती है। उसके बाद में भी अगर यहाँ आपकी इस स्थिति में मुझे लगता है कि ज़्यादातर चांसेस जो बनते हैं पार्टी पेमेंट दे ही देती है। लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा ही बेशरम इंसान हो तो उस स्थिति में जो है उसको लास्ट स्टेप में उसको पीओ जो है घोषित कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। पीओ का मतलब कह सकते हैं कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसे हमें हिंदी में क्या भगोड़ा भी बोलते हैं। पर ऐसी स्थिति बहुत रेयर केसेस में आती है। हर व्यक्ति सोचता है कि नहीं, पेमेंट टाइम से पहुंच देना चाहिए, क्यों कोर्ट कचहरी के लफड़े में पड़े। हर व्यक्ति अपनी एक लाइफ को, जो सेटल लाइफ होती है, उसको ख़राब नहीं करना चाहता। तो उस स्थिति में जो है वहीं तक, यानी कि फर्स्ट स्टेप में बात करें तो कोर्ट नॉर्मली लीगल नोटिस निकाल दिया जाए, वहाँ आपको पैसे मिलने के चांसेस होते हैं। सेकंड स्टेप में अगर बात करी जाए तो कोर्ट से जो समन जारी होते हैं वहाँ तक भी आपकी जो है सेटलमेंट होने के चांसेस, यानी पेमेंट रिफंड मिल जाता है। थर्ड स्टेप में अगर वहाँ भी नहीं है तो अवेलेबल जो वारंट निकलते हैं वहाँ आपको मिल सकते हैं। फोर्थ स्टेप में अगर वहाँ भी नहीं मिले तो फोर्थ नॉन अवेलेबल में तो आपको कंफर्म मिल ही जाते हैं। अगर उसके बाद में भी अगर आपको नहीं मिलते हैं तो उसके बाद में वो पीओ घोषित हो जाता है। उस स्थिति में तो फिर जब भी वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, उस स्थिति में व्यक्ति को सज़ा की अगर हम यहाँ बात करें तो 1 ईयर की सज़ा और जितना चेक का जो अमाउंट है वो। लेकिन अगर इस स्थिति में बात करें तो जज अगर थोड़ा सा ज़्यादा नाराज़ हो गए या फिर इस स्थिति में हर व्यक्ति थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है तो 2 साल की सज़ा और जितना भी अमाउंट है उसका डबल अमाउंट, यानी कि उन पर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जुर्माना जो है डबल हो जाता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो मैंने आपको मेरी वीडियो में बताया वो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने किसी को चेक दिया है या आपको किसी ने चेक दिया है, वो बाउंस हो जाता है तो उसके बाद में सामने वाली पार्टी किस किस तरीके से जो है अपने पेमेंट को रिकवर कर सकती है, प्राप्त कर सकती है या पुनः ले सकती है। तो ऐसी स्थिति में मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ फर्स्ट तो ऐसी कोई स्थिति आने ही ना दें। जो भी अपना लेना देना है उसे क्लियर रखें, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति आती है तो पीओ तक की नौबत प्लीज़ ना लाएं और जो भी है सेटलमेंट बैठ करके अपने जो लेना देना है उसको कर लिया जाए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना एंड जितना हो सके जनहित में आगे फॉरवर्ड भी कर देना। और सभी के लिए थैंक यू।